नमस्कार, मैं हूँ नमिता। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने चैनल कहीं अनकहीं में एक नई कहानी लेकर, जो आपकी और आपके अपनों की कहीं अनकहीं बातों के बारे में होती है। आज फिर मैं आपको एक अपनी लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है डीक्लटरिंग। आज के डिजिटल प्राइम टाइम में कई नए शब्द या टर्म्स काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचलन में हैं, जैसे डीक्लटरिंग, मिनिमलिस्टिक अप्रोच ऑफ लिविंग, सिंपल एंड हैप्पी लाइफ आदि आदि। अब आप कहेंगे कि बढ़िया है। अरे बढ़िया तो हम भी कह रहे हैं, पर इस चक्कर में जो हमारी मिट्टी पलीद हुई है उसका क्या? चलिए बताते हैं कैसे। हुआ यूं कि संयोग से पिछले दिनों इसी टॉपिक पर यानी मिनिमलिस्टिक अप्रोच ऑफ लिविंग पर हमें एक ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। प्रस्तुतकर्ता ने बेहद प्रभावशाली ढंग से मिनिमलिज्म यानी सिर्फ अत्यंत आवश्यक सामान के साथ जीवन जीने की शैली के बारे में बताया। इस शैली में आप अपनी स्वेच्छा से ही तय करते हैं कि आप सिर्फ बेहद ज़रूरी चीज़ों का ही उपयोग करेंगे। मतलब आप मजबूरी में कम सामान के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि सोच समझकर आप अपनी पसंद से ये जीवन शैली चुनते हैं, भले ही आप महंगी और ज़्यादा वस्तुएं या सेवाएं हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम हो। प्रस्तुतकर्ता ने बिल्कुल हमारे घर जैसे अनेकों उदाहरण दे देकर हमारे दिलो दिमाग में एक छत्र राज्य कर लिया था, और इसके चमत्कारिक फायदों को सुन कर तो मैं फूलकर कुप्पा हुई जा रही थी। आपका समय, आपका धन बचता है, आप क्वालिटी लाइफ जीने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को महत्व देने लगते हैं। और सामान की डीक्लटरिंग करते के साथ साथ आपके दिमाग की और आपके अंतःकरण की भी डीक्लटरिंग हो जाती है, और अब आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव और हेल्दी थॉट्स ही आते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होते हैं, जो आपको एक आत्मतुष्टि का अनुभव देता है। यकीन मानिए, जीवन सुविधापूर्वक जीने के लिए भी आपको बहुत अधिक सामान की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप घर में रखी हुई ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनका उपयोग आपने 6-7 महीनों से नहीं किया है। कई जोड़ी कुशन कवर्स, बेडशीट्स, लैम्प शेड्स, सोफ़ा कवर्स, पुराने अखबार, पुराना इस्तेमाल ना होने वाला फर्नीचर आदि को कम करें। इस अतिरिक्त या फालतू सामान को ज़रूरतमंदों में बांट दें या फेंक दें। इधर उनका वाचन जारी था, इधर मेरे दिमाग में कंप्यूटर की तेज़ी से लिस्टें बनती जा रही थीं। मेरी अदृश्य नज़रें घर की हर अलमारी और लॉफ्ट का क्रिटिकल मुआयना कर रही थी। प्रेजेंटेशन समाप्त होते होते तो हम पूरी तरह से मोटिवेट होकर फुल फॉर्म में आ चुके थे। कानों में कार्य प्रारंभ करने वाला नाद गुंजायमान था। चल रानू, बहुत काम करना है हमें। हमेशा की तरह रानू ने हमें अपना 100% सपोर्ट दिया। भाभी तुम भी ना, काहे परेशान हुई जात हो, हम सब करवा देब, कौनो टेंशन नहीं। तो सबसे पहले नंबर आया बच्चों के कपड़ों का। जो कपड़े मुझे लगे कि बहुत समय से मैंने पहने नहीं देखे हैं, वो सब तेजी से अलग किए गए। इतने सारे कपड़े हैं बच्चों के पास, फिर भी कहीं जाना हो तो इनके पास कपड़े ही नहीं होते। मैंने सारे पैक कर करके 3 बड़े बड़े बंडल तुरंत फुरत में अनाथ आश्रम में भिजवा दिए। पर पतिदेव के कपड़ों की अलमारी को हाथ लगाने की अभी हिम्मत नहीं हुई। कल्पना में इनकी जोरदार डांट गूंज उठी। सोचा इनको पहले थोड़ा समझा दूंगी, समझ जाएंगे, फिर खुद ही धीरे धीरे निकाल देंगे। फिर आया नंबर किताबों की छटनी का। हे भगवान, कितनी ढेर सारी किताबें हैं घर में। मैंने तो बच्चों को कभी देखा नहीं किताबें पढ़ते, हर समय मोबाइल में ही पढ़ते दिखते हैं। इनको फुर्सत ही नहीं है किताबें पढ़ने की, ऑफिस से ही नहीं खाली होते हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी की किताबें पढ़ना मेरे तो बस की बात है नहीं। बस सारी किताबें हल्के हल्के खोल कर देखी गई और जल्दी जल्दी से बांध बूंद कर पास वाले पुस्तकालय में भिजवा दी गई।
अगला नंबर आया मेरे कपड़ों की अलमारी का। यहाँ मैं कुछ कंजूसी कर गई, क्योंकि मामला मेरी साड़ियों का था। फिर भी कई साड़ियाँ और सूट्स इस डी क्लटरिंग की भेंट चढ़ गए। अब तक रानू और मैं हम दोनों थक चुके थे, तो हमें अर्ध विराम लेना पड़ा। जब तक घर में किताबों और कपड़ों की हाईजैकिंग का पता चला, काफ़ी देर हो चुकी थी। मुझे थोड़ी डांट भी खानी पड़ी, पर उसके लिए तो हम पहले से ही तैयार थे। उससे हमारे मनोबल में कोई गिरावट नहीं आई, क्योंकि जब कोई कुछ बड़ा काम करता है तो लोग तो पीछे से कुछ न कुछ बोलते ही हैं। हमने झांसी की रानी की तरह सबको समाज में उनके कर्तव्यों की गुहार देकर चुप करवा दिया। 2 दिन बाद शाम को ये ऑफिस से आकर बोले, ड्राइव पर चलते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। मैं तैयार होने जाने लगी तो पीछे से पुकार कर मुस्कुराते हुए बोले, सुनो, वो गुलाबी वाली साड़ी ही पहनना, मेरी फेवरेट वाली। मेरे तो पैर ही जड़ हो गए, क्या जवाब देती। चुपचाप तैयार होने चली गई। तैयार होकर आई तो इनका मुंह बन गया, सूट क्यों पहना, मैंने तो साड़ी के लिए बोला था ना। अरे साड़ी में बड़ी दिक्कत होती है। उसी समय न जाने कहाँ से रानू मैडम प्रकट होकर बोली, ओई साड़ी तो भैया बांट दी ना। बांट दी? कहाँ बांट दी? जमादारिन के खातिर ना भैया। निकम्मी रानू, जब काम होता है तब मेरे पास आती है। अब भैया की तरफ हो गई, दल बदलू कहीं की। अब आए मेरे पास। रानू जी तो आग लगाकर चलती बनी। अब इनकी घूरती नज़रों के आगे मैं क्या बहाना बनाती। रास्ते में इन्होंने मुझसे सारा सच उगलवा लिया और अब मूड ऑफ करके वापस आ गए। पर फिर भी हम शांत नहीं बैठे। 2 दिनों के बाद फिर दिमाग के घोड़े रसोई की ओर दौड़े। अंक गणित लगाया तो पाया कि घर में छोटे बड़े मिलाकर 5 प्रेशर कुकर हैं और कढ़ाइयाँ तो कम से कम 8 या 9 तो होंगी ही, जो अलग अलग साइज, मेटल और ज़रूरत के हिसाब से खरीदी गई थी। इसी तरह फॉर्मल वाले डिनर सेट्स, क्रॉकरी वगैरह कितने सारे सेट्स हैं, सब हटाने पड़ेंगे। हम लोगों के लिए 2 कुकर ही काफ़ी हैं। 3 बड़े वाले कुकर भी बाहर निकाल दिए गए। अब कहाँ इतने लोगों का खाना बनता है। वैसे भी अब लोग भी कहाँ किसी के घर जाकर टिकते हैं। कोरोना ने ऐसे ही तांडव मचा रखा है। दूसरे, अगर कभी सब लोग इकट्ठा हो भी जाते हैं तो बच्चे तो बाहर से ही मंगवाना चाहते हैं ना, घर में कौन बनाता है। इस समय मुझे सारे कारक अपने ही पक्ष में नजर आ रहे थे। अगला नंबर छत पे रखे ढेर सारे गमलों का था। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है पौधों का हाल देखने। माली अपने मन से सब उल्टा सीधा काम कर जाता है। कुछ गमले कम कर देते हैं। एक पुरानी चारपाई भी ऊपर पड़ी है, उसे भी हटा देते हैं। चलो ऊपर चलते हैं रानू, हाओ भाभी। पर ऊपर जाकर तो जैसे हम शेर की मांद में चले आए थे, स्वयं उसका शिकार बनने। ये मम्मी जी के लाड़ के लले बने, उनकी गोद में सर रखे अधलेटे पड़े हुए धूप का आनंद ले रहे थे। इनकी पैनी नज़र ने हम लोगों को गमलों की ओर देखते हुए पकड़ लिया। बोले, मम्मी देख रही हो, अब कुछ दिनों के बाद हम लोगों के लिए भी घर में जगह नहीं रह जाएगी। सोच लो कहाँ जाके रहोगी, काशी या ऋषिकेश। मम्मी जी बिना कुछ बोले बंद होंठों को नीचे मोड़कर मुस्कुराईं। ऐसा वह तभी करती थी जब मैं कोई बहुत बचकानी हरकत करती थी। खैर, थोड़ी देर बाद बोली, देखो बहू, ये सब चारपाई वगैरह निकालने की मत सोचना। गेहूं पापड़ वगैरह सब कुछ सुखाने के बराबर काम आती है। मैं बस मन महसूस कर रह गई। डाइनिंग रूम में आरओ वाटर प्यूरिफायर के नीचे एक एंटी स्किड मैट डाला हुआ था। वैसे तो यहाँ इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे या बूढ़े लोग तो घर में थे ही नहीं। मम्मी जी भी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ थीं, हील्स पहनकर चलती थीं। ये मैट मैं ले भी सिर्फ अपनी खरीदारी के शौक़ के कारण उसकी लुभावनी शक्ल देखकर लाई थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बेकार पड़ा हुआ था तो सोचा वाटर प्यूरिफायर के नीचे ही डाल देती हूँ, कभी पानी गिर जाए तो कोई फिसल ना जाए।
अब मेरी इस मिनिमलिज्म वाली मुहिम के अंतर्गत मुझे लगा कि ये मैट तो यहाँ बेकार ही पड़ा हुआ है, इसके चक्कर में ठीक से ज़मीन की सफाई भी नहीं हो पाती, तो उसको भी उठाकर माली को टिका दिया गया था। मम्मी जिसे छिप छिपाकर कई कढ़ाइयों और 3 बड़े बड़े प्रेशर कुकर को पीछे वाले स्टोर रूम में पहुंचा दिया गया। अतिरिक्त गिलास और कटलरी सेट्स, मैगजीन्स, दीवार घड़ियों को भी वहीं छुपाकर सहेज दिया गया। बस अब इंतज़ार था आने वाले बुधवार का। उस दिन मम्मी जी अपनी किटी पार्टी में 3-4 घंटों के लिए घर से गायब रहेंगी और ये ऑफिस में होंगे। बस वही समय ठीक रहेगा अपनी योजना को अंजाम देने का। मैंने रानू से किसी शातिर चोर की सी आवाज़ में कहा। रानू ने भी चोर के असिस्टेंट की तरह गंभीरता से पूरा साथ दिया। हाँ भाभी। पर अगली ही सुबह इनके कानपुर वाले मामा जी के बड़े बेटे का फ़ोन आ गया कि वो लोग अपनी बेटी धरा की शादी की शॉपिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए दिल्ली आ रहे हैं। साथ में मामा जी मामी जी भी आएंगे, क्योंकि उनका भी मम्मी जी से मिलने का बड़ा मन है। बड़े भैया, भाभी, मामा जी, मामी जी और धरा, यानी सब मिलाकर 5 प्राणी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया और घर के हम 5 लोग और एक रानू, यानी 11 लोगों का खाना। और अगर कार से आए तो एक ड्राइवर भी, मतलब कुल 12 लोग। मतलब 5 लीटर वाला प्रेशर कुकर और बड़ी कढ़ाई फिर से अंदर से लाने पड़ेंगे। लो, कई सारी मेहनत मिट्टी में। मम्मी जी अभी अपनी दोपहर की झपकी ले रही थी। बच्चे भी अपने अपने कमरों में घुसे थे। शाम से पहले मैं और रानू अपने ही घर में बिल्कुल चोरों वाले अंदाज में स्टोर में दाखिल हुए। वहाँ रखे हुए और भी कई सामान डीक्लटरिंग वाली गठरी में बिना शोर किए बांध दिए गए। धीरे से बड़ी वाली कढ़ाई और कुकर वापस बाहर निकाले। तभी रानू ने याद दिलाया, भाभी, भैया के आय का समय हो ही रहा है। अरे हाँ, घड़ी पर नजर जाते ही मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। स्टोर रूम में सारा बांटने वाला सामान अच्छी तरह से ढांप ढूंप कर हम दोनों महान विजयी योद्धा की तरह स्टोर से निकले। चल रानू, सब ठीक से हो गया, किसी ने हमें देखा भी नहीं, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर जहाँ मैं हूँ वहाँ सर मुड़ाते ही ओले ना पड़े, ये भी असंभव सी बात है। स्टोर से निकल हम सीधे रसोई में जाने को थे कि सबको जब हम अपने कार्य क्षेत्र में तन्मय दिखाई देंगे तो किसी को कोई शक नहीं होगा। रसोई में हम पहुंचे तो, पर किसी दूसरे ही अंदाज में। वरुण देव यानी पानी को आज ही अपनी वाटर प्यूरिफायर की परिधि को लांघकर चमचमाती चिकनी टाइल पर पसरना था। हड़बड़ी में हमें आते देखकर भी उन्होंने न तो कोई अलार्म ही बजाया, न हमें दर्शन ही दिए। आगे बढ़ते ही मेरा पैर पानी पर पड़ा और मैं रोकते रोकते भी लंबलोट फिसल गई। हाथ का कुकर जोरदार आवाज के साथ दूर जा गिरा। मुंह से चीख निकल गई। रानू भी जल्दबाजी में चिल्लाते हुए मुझे संभालने दौड़ी। इस आपाधापी में रानू का पैर भी पानी पर पड़ा और वो भी फिसलती हुई हमारे ऊपर धड़ाम से गिरी। उसके हाथ की कढ़ाई भी फर्श पर झंझनाते हुए दूर जा गिरी और हम दोनों को रोकते भी पानी की फिसल पट्टी ने रसोई के दरवाजे से भार से टकरा दिया। दर्द के मारे अपने बल पर खड़ा होना मेरे वश के बाहर था। इतना शोरगुल सुनकर बच्चे, मम्मी जी, सारा घर अपने अपने कमरों से बाहर आ गया और हमेशा की तरह ये भी उसी क्षण, यानी गलत समय पर गलत जगह एकदम से प्रकट हो गए। ये क्या हो रहा है? सीमा, रानू। हम दोनों को सहारा देकर उठाया गया। जिस राज को हम इतने दिन से छुपा रहे थे वो अपने पूरे इतिहास के साथ इनकी पैनी नज़रों के सामने आ चुका था। ये किसी तरह अपने गुस्से को काबू करते हुए मुझे अस्पताल ले जाने के इंतज़ाम में लगे थे। रानू को अधिक चोट नहीं आई थी क्योंकि वो अपने 57 किलो के वजन को लिए मेरे ही ऊपर गिरी थी। थोड़ी बहुत चोटें ही आई थी जो घरेलू उपचार से ठीक हो जाने वाली थी। खैर, इस समय मैं अस्पताल में फ्रैक्चर करवा कर पड़ी हूँ
और मेरा दिमाग अभी भी लिस्टें बना रहा है कि ठीक होने पर घर से क्या क्या सामान कम किया जा सकता है। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कहीं अनकहीं को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए जल्दी से। धन्यवाद।